लास्ट क्लास में हमने ये ड्यूअल नेचर वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, लिख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? नाम में ये एटम्स है, उसके बारे में स्टडी करना है। 11th में केमिस्ट्री में हमने चैप्टर पढ़ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर। बोर मॉडल याद है? बोर मॉडल पढ़ा होगा। बाद में क्वांटम नंबर्स आते हैं, N, L, M, N है, वो सब क्वांटम नंबर, तो सब स्टडी किया होगा। इस चैप्टर में भी हमें वही स्टडी करना है। सेम है, कुछ अलग नहीं है। उल्टा केमिस्ट्री में ज्यादा है, फिजिक्स में कम है, पर फिर भी मैं पूरा वापस पढ़ाऊंगा, तो जिसको इसकी प्रैक्टिस होगी केमिस्ट्री में फायदा होगा, और केमिस्ट्री ऑलरेडी याद हो तो इसमें फायदा होगा। ठीक है, सेम ही है, बिल्कुल अलग नहीं, एकदम सेम टॉपिक है। ठीक है, तो ये स्टडी करते हैं। शुरुआत में थियरी वाला पार्ट है, मैंने ग्रुप में फोटो डाल दी है, तो अभी लिखना मत। 4 फोटो डाले तो 4 पेज छोड़ देना, वो मैं पूरी थियरी में समझा देता हूँ। ठीक है, वो आराम से बाद में लिख लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एटम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें सबको पता है कि भाई आसपास के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें पता है, पर पहले से थोड़ी ये स्ट्रक्चर पता था। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ तो सबने क्या सोचा कि भाई मैटर हाँ कुछ ना कुछ चीज का बना हुआ है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, स्टडी हुई, उसके बाद ऐसे पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसा कुछ होता है। बाकी पहले थोड़ी पता था। तो हमें थोड़ी हिस्ट्री थोड़ी बहुत स्टडी करनी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक आइडिया दिया वो किसने दिया? थॉमसन ने दिया। थॉमसन ने क्या बोला कि जो एटम है वो कैसा है? वाटरमेलन जैसा है। जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन, वो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, और जो फ्रूटी पार्ट है, रेड पार्ट है, वो क्या है? पूरा पॉजिटिव चार्ज है, फैला हुआ है। उसने बोला एटम ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है? सीड्स की तरह बिखरे हुए होता है। ठीक है, ये लॉजिक सही है गलत है? गलत है ना, हमें पता है ऐसा थोड़ी होता है। तो उस जमाने में आओ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आइडिया ही नहीं था ना कि क्या है सच में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही था। और देखो उसका लॉजिक गलत नहीं है। उस हिसाब से उसने क्या बोला, जितना नेगेटिव ऐसे सीड्स फैले हुए हैं उतना ही पॉजिटिव वो पार्ट फैला हुआ है, तो ओवरऑल एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो उसका लॉजिक गलत थोड़ी है उस हिसाब से। तो उसके जमाने में क्या लगा कि हाँ भाई सही हो सकता है। इसका एक और नाम है, उसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, वो भी ऐसा ही होता है, वो सीड्स जैसा होता है। ठीक है, पर वाटरमेलन को विजुअलाइज करना है। ठीक है, थॉमसन ने ये बोला, हमें पता है गलत है। तो उसके बाद और स्टडीज हुई, तो एक और जो मॉडल डेवलप हुआ वो किसने दिया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने वो मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने ना एक आइडिया सजेस्ट किया, एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया था, वो नोट्स वो सब में मैंने दिया हुआ है। रदरफोर्ड ने आइडिया दिया था, वो आइडिया क्या है, वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, क्या है वो एक्सपेरिमेंट कि एक अल्फा पार्टिकल की बीम आती है, अल्फा पार्टिकल्स की बीम आती है, और वो एक गोल्ड फॉइल, एक पतला सा फॉइल होता है, उससे पास होती है। ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है। स्टडी क्या करना है, ये बीम अल्फा पार्टिकल जो कैसे स्कैटर होती है, कैसे फैलती है, वो स्टडी करना है। अल्फा पार्टिकल हम देख सकते हैं क्या? अल्फा पार्टिकल हम देख नहीं सकते हैं, जब पास होते हैं हमें नहीं पता चल जाता। तो कैसे पता चल गया अल्फा किधर जा रहा है? तो उसके लिए क्या रखते हैं? डिटेक्टर्स रखते हैं। ठीक है, वो बेसिकली स्क्रीन होती है, केमिकल की स्क्रीन होती है। सपोज अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है ना, तुम्हें इधर डॉट दिखेगा, तुम बोल सकते हो कि इधर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, मतलब क्या इधर पक्का अल्फा पार्टिकल
आया होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, आसपास यहाँ पे हर जगह ऐसे स्क्रीन, एक पूरी स्क्रीन बना देते हैं। स्क्रीन मतलब डिटेक्टर, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट के ना कुछ पॉइंट्स हमें बस डिस्कस करने में, वो बता देता हूँ, ठीक है। तो और ये पता भी होगा, आई थिंक याद होगा, अल्फा पार्टिकल एक गोल्ड फॉइल है, बहुत पतली फॉइल होती है। क्या होता है ऑब्जर्वेशन, पता है सेक्शन में क्या होता है, मेजोरिटी जो पार्टिकल खींचे ही जाएंगे, मतलब इधर सेंसिटिव पार्ट ज्यादा होगा, इधर ज्यादा डिटेक्शन होगा, बहुत ज्यादा। कुछ पार्टिकल कम, थोड़े बहुत वो ऐसे डिफ्लेक्ट होते हैं, यहाँ पे कहीं पे डिटेक्शन है, तो इसको हो सकता है डिफ्लेक्शन इतना कम होते हैं, और बहुत ही कम 10,000 8,000 एक में से 10 या 8,000 में से एक क्या होते हैं, रिबाउंड होते हैं ऐसे वापस। ये क्या है, बेसिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 3 पॉइंट ध्यान रखने, क्या मेजोरिटी अनडिविएटेड जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत डिविएट होते हैं, बहुत ही कम क्या होते हैं, रिबाउंड। ये एक्सपेरिमेंट हुआ। तो रदरफोर्ड ने क्या सोचा होगा, रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि भाई मेजोरिटी अगर पास हो रही है, मतलब फॉइल का एम्प्टी होगी, और हमें पता है फॉइल एटम्स की बनी है, तो एटम भी क्या होगा, मोस्टली कंप्लीटली नहीं पर मोस्टली क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। ये पास हो रहा है तो पहला उसने कि एटम मोस्टली क्या होता है, एम्प्टी होता है। डिविएट हुआ, रिबाउंड हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो पूरा चार्ज जो है, डिविएट कैसे होता है, अल्फा पार्टिकल कौन सा चार्ज होता है पता है, पॉजिटिव। तो ये अगर ऐसे दूर डिविएट हो रहा है, इसका मतलब वो जो सेंटर वाला पार्ट होगा, जो जमा हुआ है मास, वो भी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो उसने उसको नाम दिया, क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज है जो सेंटर में जमा है, पूरा मास भी उधर है, क्या नाम दिया उसको, न्यूक्लियस। इसलिए क्या है कि कुछ पार्टिकल जैसे आ रहे हैं, कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, रिबाउंड हो रहे हैं, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसने इसलिए उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। मतलब किसने, रदरफोर्ड का बोले किसने डिस्कवरी की न्यूक्लियस के, तो रदरफोर्ड, ठीक है ना। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट है। एक ग्राफ, एक बेसिक इक्वेशन, वो सब है नोट्स में, मैंने भेज दिए। क्या ग्राफ है, एक ये एंगल थीटा, इसको कहते हैं स्कैटरिंग एंगल, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो अराउंड 10⁷ पार्टिकल्स आते हैं बीम में, ओरिजिन। मैक्सिमम कितना वो डिविएट हो सकता है, अगर आ रहे हैं तो रिबाउंड हुआ, ये मैक्सिमम डिविएशन कितना हुआ, 180, और इधर ही जा रहे हैं तो कितना, 180 हुआ डिविएशन। ग्राफ प्रेडिक्ट कर सकते हो इससे, मेजोरिटी पार्टिकल्स के अनडिविएटेड जा रहे हैं, मतलब थीटा क्या होगा, 0। बहुत कम पार्टिकल में डिविएशन मिलता है, थीटा थोड़ी बहुत वैल्यू आती है, और एकदम ही कम पार्टिकल 180 पे जाते हैं। कैसा ग्राफ है, ये ऐसे ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए। मेजोरिटी पे डिविएशन क्या है, 0 है, ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ऐसे डॉट्स बनेंगे। कुछ ही पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत डिविएशन होगा, और एकदम कम पार्टिकल यहाँ पे आएंगे, एन की वैल्यू बहुत कम होगी, तो ऐसा ग्राफ मिलता है पार्टिकल्स का और थीटा का। पूरी इक्वेशन भी स्टडी की थी रदरफोर्ड ने। ये क्या कहते हैं, उसने ये भी बोला, हाँ उसने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके आसपास घूमता है, न्यूक्लियस के आसपास, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के आसपास, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो हमें पता है ये कितना फिजिक्स हमने पढ़ा हुआ है कि घूम रहा है, मतलब दो चार्ज है, उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q1 Q2 by R²। सर्कल में है तो और कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। उसने इक्वेशन लगाई, नॉर्मल फिजिक्स ही लगाया जो हमने पढ़ा हुआ है, तो उसने ना इक्वेशन बनाई इसकी। तो उसकी इक्वेशन पूरी नहीं स्टडी करनी है, पर उसके ना बेसिक एक इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, वो हमें पता होनी चाहिए, वो सब लिखा है मैंने। ये इसकी इक्वेशन आती है, sin⁴ θ/2, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये उसने स्टडी की थी, किसने, रदरफोर्ड। ओके, अब रदरफोर्ड में भी है ना कुछ लिमिटेशन है, रदरफोर्ड भी कंप्लीटली सही नहीं है, उसमें भी कुछ खामियां है। क्या खामियां है, रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है सर्कल में, सर्कल में घूम रहा है, मतलब इसके बाद कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
EM वेव्स में हमने पढ़ा था, कभी भी कोई चार्ज का एक्सेलरेशन हो ना तो रेडिएशन वेव्स एमिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या EM वेव्स एमिट करेगा। EM वेव्स एमिट करेगा मतलब बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी एमिट करेगा। अब एनर्जी एमिट करता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे नजदीक आता है, एनर्जी लूज करता है, तो धीरे धीरे वो क्या ऐसे इधर अंदर न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए। तो इसको मैं स्टेबल एटम कहूंगा या अनस्टेबल एटम, चला जा रहा है ना, स्टेबल है। तो ये रदरफोर्ड के हिसाब से ऐसा हो रहा है, ये क्या गलत है? रदरफोर्ड हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो घूमते ही रहता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड की ये प्रॉब्लम है मॉडल कि भाई उसके हिसाब से क्या स्पाइरल होके चला जाना चाहिए, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम थी। दूसरी क्या प्रॉब्लम थी, कंटिन्यूस स्पाइरल में आ रहा है, मतलब कंटिन्यूस वेव एमिट हो रही है, कंटिन्यूस वेव एमिट हो रही है, कंटिन्यूस वेव एमिट हो रही है। एक्सपेरिमेंट से पता चला कंटिन्यूस वेव हो रही है मतलब क्या, वेवलेंथ, हर एक वेवलेंथ को से कंटिन्यूस कहते हैं। मतलब सपोज मैं तुम्हें कहूँ, एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज 100 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम में मुझे रेंज मिलती है, मतलब सभी वैल्यूज मिलती है, 100 से 1000 में तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, तो कंटिन्यूस वैल्यू कहते हैं, सभी वैल्यूज मिलती है। एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि ऐसा नहीं होता, पर्टिकुलर वेवलेंथ ही मिलती है, हर एक वेवलेंथ नहीं मिलती, हर एक वैल्यू नहीं मिलती, कुछ वैल्यू ही मिलती है। आई थिंक शायद याद भी होगा, लाइन स्पेक्ट्रम याद है उसका, लाइन वन बार वो वही है। वो क्या बोलता है, ये सब लाइंस क्या कहती है कि सिंगल वैल्यूज है, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, कंटिन्यूस मिलना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि सिंगल लाइन। तो ये भी क्या थी प्रॉब्लम, किसमें प्रॉब्लम थी, रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम थी। इसका मतलब ये मॉडल भी क्या है, गलत है। तो उसके बाद और कोई फिजिसिस्ट है, उससे सही, ऐसे ही चलता है, साइंस ऐसे ही डेवलप होता है। तो उसके बाद प्रॉपर जो स्टडी की, अच्छी स्टडी जिसमें ये सब कमियां दूर हो गई, वो किसने की, बोर ने। इसलिए हम बोर मॉडल है ना ध्यान से पढ़ते, अच्छी तरह पढ़ते हैं, क्योंकि बोर में मेजोरिटी कमियां, सारी नहीं, मेजोरिटी कमियां क्या है, दूर। इसलिए बोर मॉडल में क्या बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने नोट्स भेजे हैं, उसमें एक थॉमसन मॉडल है और कौन सा, ये रदरफोर्ड वाला है। बोर में लिखवाऊंगा पूरा, ठीक है। फिर थियरी वाला पार्ट लिखवा दिया है, इतना ही डिस्कस किया है। कुछ प्रॉब्लम्स, एक दो प्रॉब्लम्स है ना, ये रदरफोर्ड के बेस पे कर लेते हैं, बाद में बोर मॉडल पे आते हैं, ठीक है। तो 4 साइड छोड़ दो, 4 फोटो भेजे हैं, ठीक है, एक साइड पे एक फोटो आ जाएगा, ठीक है, नोट्स लिख पाओगे। 4 साइड छोड़ दो, उसके बाद है ना प्रॉब्लम कर लेते हैं। ओके, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ये एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन अल्फा स्कैटरिंग experiment, what is the distance of closest approach what is the distance of closest approach to the nucleus, the distance of closest approach to the nucleus of a 7.7 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 MeV देखना आता है, M कैपिटल में, E स्मॉल और V कैपिटल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 7.7 MeV अल्फा पार्टिकल, 7.7 MeV अल्फा पार्टिकल before it momentarily comes to rest, before it momentarily comes to rest,
ठीक है, ये समझते हैं ये प्रॉब्लम तो साथ में दूसरे अपने आप ट्राई करना। क्या दिया हुआ है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो अभी ये बीम वाला अल्फा बीम वाला डिस्कस किया वही एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या है, फॉइल जो गोल्ड फॉइल है, ध्यान रखना गोल्ड फॉइल यूज करते हैं, तो उसका ये न्यूक्लियस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ गोल्ड एटम का। अल्फा पार्टिकल इधर आ रहा है, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है। अब ये अल्फा पार्टिकल हम लोग इसमें डायरेक्ट ऐसे कोलाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। अल्फा पार्टिकल का क्या पॉजिटिव चार्ज ही होता है, +2। अब देखो ये इधर आ रहा है, ये भी प्लस चार्ज, और इसको फिक्स मान सकते हो, ये बहुत हैवी होता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, ये इधर आते ही जाएगा, रिपल्सन क्या बढ़ते ही जाएगा, तो वो कभी भी टच नहीं करता है। इधर आके रिपल्सन इतना हाई हो जाएगा कि वो इधर ही रुक जाएगा, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, और बाद में क्या होगा, वो वापस रिबाउंड हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होगा, ये बोल सकते हैं, ये क्या हुआ मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया हुआ है वो तरीका तो उधर से देखते हैं कहां से आएगा आंसर। एक बार ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो। चलिए ड्रॉ, एक स्टेटमेंट, शुरुआत में जो एनर्जी थी 7.7 MeV, वो किसकी एनर्जी, अल्फा पार्टिकल में। अल्फा पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होती है, कौन से टाइप की, कौन से होती है, काइनेटिक बीम है ना, कौन से होती है, काइनेटिक, जो काइनेटिक एनर्जी है। देखो इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल is kinetic energy, is kinetic energy। तो उसमें लिख लो क्या है, K = 7.7 MeV, K = 7.7 MeV, ठीक है ना, तो ये पता है। अब इसमें D निकालना है, तो देखो याद है ना, ये काइनेटिक एनर्जी समझो, इधर अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इस तरफ जा रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल, इधर एसपी में कम हो गई। अब एनर्जी पक्का किसी किसी फॉर्म में क्या कन्वर्ट होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इधर जा रही है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बस वही करना है हमें, K = क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आगे स्टेटमेंट लिखो, दिस काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी is converted into potential energy. This kinetic energy is converted into potential energy of alpha particle and gold nucleus, of alpha particle and gold nucleus। तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, K = क्या है, U के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो K = पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, दो चार्ज होती है, क्या होती है, K Q1 Q2 by R। तो देखो K को ऐसा ही रखते हैं, इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलर में रीअरेंज करते हैं। देखो Q1 Q2 में ले, उनका चार्ज लिखना है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, +2 लिखते हैं ना, मतलब क्या है, +2E उसके बराबर होता है। तो एक चार्ज कितना है, 2E, इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, ZE,
अपॉन आर की जगह डायग्राम देखो क्या लिखा है डी, और हमें क्या निकालना है, डी ही निकालना है। तो डी इक्वल क्या आ जाएगा, K2 ZE² बाय कैपिटल के, इधर से डी आएगा ये, ठीक है। ध्यान रखिए इधर स्मॉल, बस कैलकुलेट ही करना है, स्मॉल के की वैल्यू क्या होती है 9 into 10⁹ Z, मतलब गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z क्या डालोगे, क्या होता है वो केमिस्ट्री में आई थिंक याद करना ही पड़ेगा ना, टेबल और वो सब। Z क्या होता है, इधर कितना अलग ध्यान रखना है, बोल्ड है तो क्या डालना 79, ई तो पता है 1 into 10⁹ K जो है इसमें ध्यान रखना है, K क्या है 7.7 MeV, तो 7.7 M मतलब क्या है मेगा, तो 10⁶ डालोगे और EV है साथ में, उसको ऐसा ही में करना पड़ेगा, तो 1.6 पूरा डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो कैलकुलेटर यूज कर लो, करो कैलकुलेटर। क्या आंसर 0.29 ये कैलकुलेट करो, कितना रहा है 0.029 आगे कोई नंबर नहीं है, 0.0295 क्या पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब कितना होता है देखो, और भी ये 0.0 इसका और भी कन्वर्ट कर सकते हो, बता देता हूँ यूनिट, इसका और 1000 से वो कर दो, मतलब 29.5 into 10⁻15 लिख सकते हैं मीटर, 10⁻15 के लिए भी एक होता है इसमें टर्म, 10⁻15 मीटर को क्या कहते हैं फेम्टोमीटर, तो 29.5 है फेम्टोमीटर, ये आंसर आएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If distance of closest approach is 18.5 femtometers, if distance of closest approach is 18.5 femtometers during head-on collision of alpha particles during approach के बाद distance of closest approach is 18.5 femtometers during head-on collision of alpha particles with a nucleus of atomic number Z, with a nucleus of atomic number Z, the nucleus of atomic number Z, then energy of alpha particle, is 13.23 MeV. 13.23 MeV. Find Z. Alright, try. ये सेम प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, z निकालना है ना। तो z की इक्वेशन क्या आएगी, कैपिटल K इंटू डी अपॉन स्मॉल k इंटू 2e स्क्वायर, ठीक है ना। तब यूनिट पर ढंग से डालो तो इधर से z आ जाएगा। k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 13.23 MeV, मतलब 10⁶ into 1.6 into 10⁻19, ये डाला k,
D कितना दिया है? 18.5 फेमटोमीटर, तो 10⁻15 अपॉन, ये तो हमें पता है 9 into 10⁹, 2 को ऐसा ही रखो, और E कितना है 1.6 into 10⁻19 उसका स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करना है। कितना आ रहा है? 85। ठीक है, next question. If alpha particle of energy, if alpha particle of energy half mv square, if alpha particle of energy half mv square is bombarded at target nucleus of charge Ze, target nucleus of charge Ze, then the distance of closest approach, is proportional to तो ऑप्शंस लिखो। पहला ऑप्शन लिखो 1/v⁴, 1/v⁴। दूसरा लिखो 1/Ze, 1/Ze। तीसरा लिखो v², v², और लास्ट लिखो 1/m। देखो यहाँ पे ये सेम ही प्रॉब्लम है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ही पूछा है। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल और काइनेटिक की इक्वेशन सेम करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप भी इसको लिखेंगे तो वो दिया हुआ है
तो हमें क्या डी के टर्म्स में लिखना है, तो डी इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो k4 ई स्क्वायर एक आएगा, z आएगा और नीचे क्या आएगा mv स्क्वायर। हाँ ऑप्शन देख लो, जैसे d प्रोपोर्शनल टू क्या है ई स्क्वायर, d प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू m, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखो, कौन सा d, नहीं 1/m है ना, d प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/m, मैच हो रहा है। ऑप्शन भी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड मॉडल, उसके बारे में स्टडी कर लिया। अब मेन पार्ट पे आते हैं जिसमें मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं, बोर्ड के लिए भी कॉम्पिटिटिव के लिए भी, ठीक है। और इसको पूरा प्रॉपर्ली ढंग से लिखना है। देखो क्या आगे, बोर एटॉमिक मॉडल, BOHR, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के बाद बोर ने और स्टडी किया, उसने क्या है कुछ अपने इम्प्रूवमेंट डाले, कुछ बोले कि स्टेटमेंट की भाई ये सही है, ये मान के चलो कि ऐसा सही है, उसको हम क्या कहते हैं, उन स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं, पोस्टुलेट। तो बोर ने क्या है टोटल 3 स्टेटमेंट दिया, मतलब 3 पोस्टुलेट, उसके बारे में स्टडी करना है। तो उसमें हम देखेंगे हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बना सकते हैं मतलब क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, वो सब स्टडी कर सकते हैं। तो हमें स्टडी करना है, एकदम सिंपल इक्वेशन है, डिराइवेशन पूरा करवा रहा हूँ, बोर्ड में काम आएगा। कुछ प्रॉब्लम्स है कॉम्पिटिटिव के, कुछ प्रॉब्लम्स में काम आएगा, तो बेटर इसको ध्यान देना, आराम से हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, बोर मॉडल में ना एक लिमिटेशन है, बोर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो हाइड्रोजन एटम तो चलेगा, हीलियम एटम नहीं चलेगा, पर He+ वो चल सकता है, Li+2 वो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं तो वो लिख लो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर hydrogen like species, is applicable only for hydrogen like species, ठीक है। लिखना ब्रैकेट में क्या होगा, H एटम He+, Li+2, H एटम He+, Li+2 है ना, ये फंक्शन, ठीक है। अब वो 3 पोस्टुलेट हमें स्टडी करना है, वो लिखो, तो उसके बेस पे इक्वेशन की आएगी, ठीक है। लिखो फर्स्ट पोस्टुलेट, POSTULET पोस्टुलेट। ओके, रदरफोर्ड के हिसाब से क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, वो स्पाइरल होते ही न्यूक्लियस में घुस जाएगा। बोर ने क्या बोला, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स है, कुछ स्पेशल रेडियस है, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या स्टेबल रह सकता है, घूम सकता है, हर एक नहीं, कोई भी नहीं, कुछ स्पेशल वैल्यूज है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या स्टेबल रह सकता है, ठीक है। उसको स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट, ये बोर ने पहला पोस्टुलेट दिया, ठीक है ना, वो लिखना है, लिखो। An electron can have certain stable orbits. An electron can have certain stable orbits where there is no emission, where there is no
emission of radiant energy, when there is no emission of radiant energy. These are called stationary states. These are called stationary states. These are called stationary states. ठीक है ना, वो कहाँ? अब लिखो सेकेंड पॉस्टुलेट. सेकेंड पॉस्टुलेट उसने एक और प्रोपोजिशन दिया, वो लिखवा लेता हूँ. एक इक्वेशन आएगी, देखो सेकेंड पॉस्टुलेट में. The electron revolves around nucleus. The electron revolves around nucleus only in those orbits for which angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi. Integer multiple of h upon 2 pi. Small h length one. H upon 2 pi. ओके. इसमें देखो क्या बोला मोर ने कि जो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या होगा, कैपिटल है. तो उसने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल. मतलब L इक्वल टू क्या h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 2h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 3h अपॉन 2 पाई, 4h 5. मतलब इधर इंटीजर ही आएगा, इधर n डाल देते हैं और n की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 1.5 2.5 ऐसा नहीं होगा. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. इसमें बॉक्स बना दो, ये काम की इक्वेशन है ये बोर्ड ने बोला. सेकंड पॉस्टुलेट. अब देखो थर्ड पॉस्टुलेट. उसमें देखो when electron makes a transition from high energy orbit to a lower energy orbit, from high energy orbit to a lower energy orbit, comma, a photon is emitted. Having energy equal to the difference in initial and final energy. इसका मतलब ये समझाता है. इससे एक इक्वेशन आएगी. तो ये सब ऑर्बिट्स मैंने ड्रॉप की. ऑर्बिट का मतलब ऐसा मान सकते हो अलग अलग एनर्जी है, हर एक ऑर्बिट की खुद की एनर्जी है. इसका बेसिक आइडिया होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस जितना दूर होता है इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी क्या ज्यादा होता है. तो सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूर है, मतलब हाई एनर्जी पे. अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे लोअर एनर्जी में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है. मतलब एनर्जी क्या कम होगी. ये इनिशियल स्टेट
ये फाइनल स्टेट। तो बाकी की एनर्जी क्या बोला कि कहाँ पे जाएगी, फोटॉन के फॉर्म में जाएगी, और वो ला भी सकते हो फोटॉन की एनर्जी। क्या बोला कि ये डिफरेंस जो है एनर्जी का EI माइनस ES वो किसके बराबर है, फोटॉन की एनर्जी के बराबर। फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, ये एक और इक्वेशन है। चलो ड्रॉ कर लो, लिख लो। देखिए ठीक है, अभी इतना बेसिक नॉलेज है अपने पास ये पॉस्टुलेट का। अब इसके बेस पे जो अभी मैंने बताया कि क्या रेडियस निकाल सकते हो, वेलोसिटी, एनर्जी, सब कुछ निकाल सकते हो। तो उसका डिराइवेशन बता रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है और आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, लिखो रेडियस एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस एंड स्पीड, radius and speed of electron. Radius and speed of electron. Okay, अब बेसिक assumption कुछ लेते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है, Z एटॉमिक नंबर है, ठीक, ई चार्ज जो करते हैं न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड v ले लेते हैं और ये रेडियस r ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक इक्वेशंस है जो हमें लिखनी है। एक कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स की, कैसे फोर्स की, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वही फोर्स क्या देता है, सेंटीमीटर। और दूसरी कौन सी इक्वेशन है जो पोस्टुलेट लिखा है, वो mvr = NH/2। ये दो इक्वेशन ध्यान में रखनी है, उसको बस सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीड v in an orbital radius r, around a nucleus of atomic number Z, around a nucleus of atomic number Z, around a nucleus of atomic number Z, ठीक है। ड्रॉ कर लो डायग्राम। चलिए ड्रॉ। इसमें
अब देखो इक्वेशन वो सब लिखनी है। नेक्स्ट आगे लिखो डायग्राम के नीचे। द सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the electrostatic force. Centripetal force is provided by the electrostatic force between electron and nucleus. Between electron and nucleus. Electron and nucleus. ठीक। तो इसका मतलब क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? Fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Fc इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है? mv²/r इक्वल टू, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में, तो फॉर्मूला क्या है? k q1 q2/r। पर देखो ध्यान रखना, k को मैं क्या लिख रहा हूँ? 1/4πε0। ऊपर क्या आएगा? क्या आ जाएगा? z² और नीचे क्या आएगा? r²। इसको इक्वेशन 1 बना दे। अपने इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? वो बोर्स पोस्टुलेट से। तो क्या आगे लिखो? फ्रॉम बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। फ्रॉम बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। MVR इक्वल टू NH/2π। MVR इक्वल टू NH/2π। उसको सेकेंड इक्वेशन बना दो। MVR इक्वल टू NH/2π। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो उसमें दिया है कि MVR इक्वल टू क्या है? NH/2π। तो इधर से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से V लिख सकता हूँ। V को क्या लिख सकते हैं? NH/2πr लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 3 कर दो। इक्वेशन 3 हो। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, मुझे R निकालना है ना, फिर V को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहली इक्वेशन में। ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूटिंग V इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग V in equation 1। तो देखो लिख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा? m v² की जगह पूरा डालो NH/2πmr, ये पूरे का स्क्वायर, और नीचे क्या था? एक r इक्वल टू z²/4πε0 इंटू r²। इसको ना पूरा सॉल्व करो, मुझे r इक्वल टू निकाल दे। r इक्वल टू क्या? नहीं, सिर्फ इक्वेशन था। 4mn
इक्वेशन बनानी है बता के बोलो क्या है R इक्वल टू M नहीं है ऊपर ओके। अब देखो ये आ गया, इसको मैं वापस रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। सर कांस्टेंट में पहले लिख रहा हूँ h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इधर पाई m e स्क्वायर इनटू n स्क्वायर बाई z ऐसे लिख सकते हैं। लिखो देखिए इसमें देखो ये आ गया, बेसिकली ये पूरा कांस्टेंट है। n क्या इधर n क्या है ऑर्बिटल स्टेट 1 पे 2 पे 3 पे इस पे z तो क्या एटॉमिक नंबर, ये सब कांस्टेंट है। इसमें अगर मैं कहूँ कि फॉर हाइड्रोजन तो z क्या डालोगे, इसके आगे लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम z equal to 1, for hydrogen atom z equal to 1, therefore r equal to डालो 1 डाल तो बस इक्वेशन लिखनी है वापस, बॉक्स कहीं पे मत बनाना, जो इक्वेशन लिखो ठीक है ना, बस z को 1 डाल। देख लिया आर की इक्वेशन, ये क्यों लिखा है बोर्ड्स में, अगर डिराइवेशन आएगा ना सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए तो मैं z1 डालना पड़ेगा, तो उस साइड में ब्रैकेट में लिखना कि भाई फॉर बोर्ड तो जो उसके लिए, बाकी लिखवाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और इसमें देखो ये सब वैल्यूज h है, तो ये सब वैल्यूज क्या कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यूज डाले तो एक और कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हो हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट substituting the values of constant, क्या है r equal to क्या है पता है 5 to 9 या 5 3 कोई भी लिखो चलेगा, क्योंकि वैल्यू कोई पूछता ही नहीं है। 5 to 9 into स्क्वायर बाय z, यूनिट क्या आएगा, इससे बॉक्स बना, ये अपना एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है रेडियस का, ठीक है। 0.529 into n square by z angstrom, ठीक है। मेन प्रोपोर्शनैलिटी पे ध्यान दे, किसके प्रोपोर्शनल है, n square by z है, प्रॉब्लम्स करेंगे ना उसमें वही काम आता है, ठीक है। दिया गया इसमें एक और पॉइंट लिखा सकता हूँ कंप्लीट में काम आता है, इसके नीचे लिखो फॉर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, for electron in ground state, for electron in ground state of hydrogen atom, for electron in ground state of hydrogen atom, ground state मतलब n equal to क्या होता है, closer n equal to 1, z equal to 1, n equal to 1, z equal to 1। तो देखो इधर n फॉर्मूला जो अपना है n और z को 1 डाल दो, तो r कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम, देखो तो r equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम, r equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम, दिस इज कॉल्ड बोर रेडियस, इसको बोर रेडियस है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा बोर रेडियस, तो समझ जाना दिस
called Bohr radius. ठीक है, ये अपना आ रहा है। और मुझे क्या स्पीड निकालनी है, स्पीड भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं स्पीड? जैसे आर का ये मैंने बड़ा फॉर्मूला ये बनाया, आर को क्या करें, ये जो आर की इक्वेशन आई ये आई एक ही है, इसको किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्ट की इक्वेशन बन जाएगी। तो आगे लिखो इसके, फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, for speed of electron, substitute equation of R in equation 3। अब ध्यान दो इधर, R की कौन सी इक्वेशन, ये वैल्यू वाली नहीं, ये वाली है, ये कोई एक ही है, ये इधर डालो तो V की इक्वेशन बनेगी, बनाओ V की इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? ये भी आ गया, तो इसमें भी कांस्टेंट की वैल्यू डाल के पता है क्या है, 2.10 मीटर पर सेकंड। इस पे एक और रिजल्ट करते हैं। देखिए ये किसके लिए डिराइव से करो, मोड में पूछ सकते हो, एकदम लॉजिकली लिख सकते हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये किसमें काम आएगा, कॉम्पिटिटिव पाइप में काम आएगा, ठीक है, वो ध्यान रखना है। इसके और भी कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, वो भी इसमें ऐड कर दो। एक है ना, लिखना है टाइम पीरियड का, लिखना टाइम पीरियड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को घूमने के कोई टाइम तो लगेगा ना, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। इसमें ही लिखो आगे कंक्लूजन में, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें टाइम पीरियड में ना पूरे कोई वैल्यू, पूरी इक्वेशन नहीं बनानी, तो वो कोड में नहीं आएगा।
प्रोपोर्शनैलिटी स्टडी करते हैं तो टाइम पीरियड मैं क्या लिख सकता हूँ, सर्कमफरेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, सर्कमफरेंस अपॉन स्पीड। तो सर्कमफरेंस कितना होता है 2πr, स्पीड क्या है v, तो आप क्या बोल सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू r/v। अब सिंस रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, n²/z, v किसके प्रोपोर्शनल है, z/n। फिर से सब्स्टिट्यूट करो तो t किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, जाएगा n³/z। इस पे फॉर्मूला, इस पे बॉक्स बना, एक ये भी काम आया, ये कंपेरेटिव पार्ट में आता है। t ठीक है ना, किसके प्रोपोर्शनल है, n³/z²। ठीक है, टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल है। ओके, एक और पॉइंट और लिखवा देता हूँ, कौन सा एनर्जी भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूम रहे एटम में, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है, घूम रहे तो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होगी, और चार्ज भी है उसका, तो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जी हमें लिखनी है, ऐड करोगे तो क्या मिलेगी, टोटल एनर्जी। ठीक है ना, लिखो उसमें एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, an electron revolving around nucleus has kinetic energy due to its orbital motion, and electrostatic potential energy due to its interaction with nucleus, ठीक है। तो इसमें K इक्वल टू फॉर्मूला है अपने पास ½mv²। अब देखो इसमें लिखना पड़ेगा, ये डिराइवेशन बोर्ड में आ सकता है। और ये v की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, ये K की पूरी इक्वेशन बनाओ, v को सब्स्टिट्यूट करो, v की जो तुम्हारी इक्वेशन आएगी, बोलो क्या आ रही है K की इक्वेशन, m⁴ z² बाद में ये काइनेटिक एनर्जी है। बस इतना, अभी इतना ही लिखना है और कुछ आगे नहीं लिखोगे।
ये आ गया। अब सेम पोटेंशियल एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि Q1 Q2 by R, तो U इक्वल टू Q1 Q2 की जगह क्या डालोगे? एक E है पर ध्यान रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें साइन डालनी होती है, इसमें एनर्जी निकालते हैं तो क्या आएगा इधर E एक माइनस ही डालोगे और ZE डालोगे तो क्या आएगा माइनस K को भी सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या आ जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, और इधर R को सब्स्टिट्यूट करो, R की जो इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आ रहा है। एक काम करो डायरेक्ट लिख दो, इधर बता ही देता हूँ तो टाइम नहीं लगाना, लिख लो ये आएगा वो काइनेटिक एनर्जी से ऐसे बस माइनस 4 आ जाएगा। लिखिए टोटल एनर्जी निकालनी हो तो क्या लिखो, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू K प्लस यू, इक्वल टू K प्लस यू। तो देखो ये K और U जो है इनको डायरेक्ट डाल दो, देखो क्या आएगा इसमें माइनस m⁴z स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, ये आएगा, ये E आएगा। ठीक है ये E आएगा, और इसमें देखो सब वैल्यूज डालोगे, इसमें डायरेक्ट वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। E इक्वल टू कितना आएगा, डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ, ये भी पता ही होगा -13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, यूनिट क्या होगा बॉक्स बना रहे, ये भी एक काम किया गई इक्वेशन। देखिए ठीक है ये इक्वेशन है। इधर देखो माइनस साइन, ये माइनस साइन का मतलब बहुत जरूरी है। इधर नेगेटिव एनर्जी क्या दिखाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बाउंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं निकल सकता, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई भी चीज ध्यान रखना, ये फिजिक्स में मतलब ये सब ऑब्जर्वेशन से आता है, कोई चीज बाउंड होता है तो पक्का उसकी एनर्जी नेगेटिव। मुझे बताओ अगर ये अर्थ और मून की बात करें, मून के सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूम रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ मून की टोटल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, वो बाउंड है, अपने आसपास ही घूम रहा है, अपने आप को मून जा नहीं पाएगा, उसकी एनर्जी पक्का नेगेटिव होगी। ठीक है तो इसमें वो स्टेटमेंट लिख लो इधर, नेगेटिव साइन इंडिकेट that the electron is bound to the nucleus. Negative sign indicates that the electron is bound to the nucleus. ठीक है ना, वो बाउंड होता है। ओके और बस एक रिलेशन लिखवा देता हूँ। देखो इसमें ना ये क्वेश्चन में तो यही पूछा होगा, पर के या यू भी पूछ सकते हैं, देखो वैल्यूज डालने नहीं बैठना है, बस रिलेट करो। तो मैं देखो एक ये लिख सकता हूँ, के जो है वो ई के बराबर है, बस माइनस डालना है, ठीक ये काम आएगा। और दूसरा रिलेशन यू जो है वो ई का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है तो ये दो लिखे बॉक्स में, तो ये रिलेशन भी क्या काम आएगा।
ठीक है, देखिए ओके, ये आज डिराइवेशन देख लिया, प्रॉब्लम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। इसमें भी सेम मैक्सिमम 2 लेक्चर, ठीक है, ये चैप्टर भी हो जाए, ठीक है।